नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। थोड़ा उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना के बारे में, अब तक उसके काफ़ी डिटेल्स आप लोगों को सबको पता ही लग गए होंगे। मैं उसको एक थोड़ा सिलसिलेवार कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने सुधांशु मणि जो मेरे क्लास फेलो भी हैं, मित्र भी हैं, उनके साथ भी एक छोटी बातचीत की कुछ और पहलुओं पे। उससे भी कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि रेलवे किस दिशा में और कितनी जिम्मेदारी से इस काम को कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम लोग सुधांशु से जो मैंने अभी बात की है उसको सुन लें, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ सिलसिलेवार इस पर बात कर लेता हूँ। मैं सुधांशु जी को साथ ले रहा हूँ। सुधांशु के साथ मैं जो लार्जर अपना मैंने एपिसोड किया था उस पर कुछ चीजें इनसे ही समझ में आ सकते हैं। सुधांशु, आपसे एक चीज ये बताइए, आप इस पे बहुत जगह आपने को मैंने बोलते हुए सुना इस पे बहुत, जिसका मतलब ठीक से आपने तफसील से हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो खराब हादसा है, लोगों की जाने गई हैं। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, ये जो अब जो स्टैंड रेलवे बोर्ड का है वो ये कह रहे हैं कि हमें कल्प्रिट का पता है, हमें समस्या क्या है ये पता है, लेकिन हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। ये कुछ अजीब सा एक है जो आम आदमी के नहीं समझ में आ रहा है। जब आपको ये सब पता है तो क्यों आप कराएंगे? लेकिन फिर भी जो मैं बेसिक आपसे समझना चाह रहा हूं, ये ह्यूमन एरर है। एक कोई भी चीज उसकी एक लाइफ होती है और उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने दिनों बाद वो होगी। उसमें से अभी आपको विथ योर एक्सपीरियंस क्या लगता है कि ये, और अब वो सेबाटॉज तो मुझे लगता है वो सब पॉलिटिकल मामला, उसको ना हम लोग बात करें, हम लोग अपनी बात रखें सिर्फ कि जी। ऐसा आनंद जी, देखिए, जो इक्विपमेंट है वो ये फेल सेफ मोड में काम करता है, यानी कि इक्विपमेंट में कोई खराबी आए भी तो वो इस मोड में जाता है कि जैसे प्रेजेंट केस में सारे सिग्नल वो लाल कर देता, तो खराबी होने के बाद एक्सीडेंट ना हो इसका इसमें सेफ गार्ड होता है। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि इक्विपमेंट की कोई इनहेरेंट खराबी इसमें नहीं है। ये कोई ह्यूमन इंटरवेंशन है जिसने सिस्टम को फूल कर दिया कि इस रूट आपने लूप लाइन को सेट किया और सिग्नल आपने मेन लाइन का दे दिया। अब ये कैसे हो सकता है? चूंकि आपने कहा सेबोटाज की बात मत करो, तो ये दो ही तरीके से हो सकता है। एक तो कोई मेंटेनेंस के द्वारा लापरवाही या शॉर्टकट ऑफ मेंटेनेंस। और शॉर्टकट ऑफ मेंटेनेंस कहाँ पैदा होती है? जब आपकी ट्रेनें बहुत बढ़ गई हैं, सैचुरेशन हो गया है, प्रेशर रहता है कि ट्रेनें चलती रहें, तो जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसको विंडो मेंटेनेंस की बहुत छोटी मिलती है, तो उसकी कुछ टेंडेंसी हो सकती है कि काम जल्दी निपटाने के लिए कोई शॉर्टकट लगाया जाए। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग फाइन पक्का तो नहीं कह सकते, अगर ऐसा हुआ तो ये सीरियस मामला है। ये देखना होगा कि क्या ऐसा अक्सर होता रहता है, क्योंकि ऐसे इंस्टेंसेस मैंने भी पहले देखे हैं। तो अगर अक्सर होता रहता है या होता रहता था और लोगों ने इस पे आंख मूंदी, तो ये तो सिर्फ सिग्नल मेंटेनर या स्टेशन मास्टर नहीं, ये मैनेजमेंट का भी दोष माना जाएगा। अब ये इंक्वायरी में निकल के आएगा। और दूसरा, क्रिमिनल इंटेंट से अगर ये किसी ने किया है, जो शायद सरकार ऐसा कहना चाह रही है, जो वरना सीबीआई इंक्वायरी का तो कोई खास मतलब नहीं था, तो जरूर सरकार के पास कोई खबर होगी कि इसका अंदेशा है उनको, तो उसके बारे में मैं तो नहीं कुछ बोल पाऊंगा। केवल यही बोल सकता हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी करने का मकसद ही यही लग रहा है कि सरकार को लगता है कि इसमें कोई फाउल प्ले हुआ है। तो ये दो ही सिचुएशन है जिनसे ये एक्सीडेंट हो सकता है। एक या तो मेंटेनेंस की लापरवाही और क्रिमिनल लापरवाही कही जाएगी, वो मामूली लापरवाही नहीं है, और या फिर क्रिमिनल इंटेंट से किसी ने किया हो ऐसा। मैं एक फिगर जरा आपसे और समझ लूं। भारतीय रेल जो सबसे बड़ा एक समय एम्प्लॉयमेंट देती थी लोगों को, उसपे 90 के दशक में करीब 18 लाख एम्प्लॉयज होते थे, मोटा अंदाज बता रहा जी। आज वो घट के 12 लाख रह गए हैं, और उस 12 लाख में भी करीब 3,18,000 कंट्रैक्चुअल है। मैं जो पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक फिगर्स रिलीज हुई हैं कि ईस्ट कोस्ट रेलवेज में इस समय 8,278 पोस्ट वेकेंट है। मैं जो समझना चाह रहा हूं कि आप ऑपरेटिंग उसके डिविजनल मैनेजर रहे हैं, डीआरएम रहे हैं, ये सब आप समझते हैं क्या लैक ऑफ पर्सनल, मतलब कम लोग रहने की वजह से भी थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहा है लोगों के ऊपर, काम ज्यादा है, लंबे वर्किंग आवर्स हैं,
वो भी एक कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं क्या इस तरह के एक्सीडेंट्स के? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग या मेंटेनेंस में वैकेंसीज हैं उसका डायरेक्टली सेफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जैसे लोको पायलट्स हैं, गार्ड्स हैं, स्टेशन स्टाफ है, सिग्नल मेंटेनर हैं, इन डेजिग्नेशंस में अगर वैकेंसीज हैं, और ठीक ईस्ट कोस्ट रेलवे का डेटा मेरे पास नहीं है, अगर है तो वो तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सेफ्टी पे पड़ सकता है। क्योंकि अब लोको पायलट ओवरवर्क होगा तो वो भी एक थोड़ी अनसेफ सिचुएशन है, और ऐसा थोड़ा बहुत हो भी रहा है। स्पेसिफिक टू दिस एक्सीडेंट मैं नहीं बोल पाऊंगा, और वैकेंसी से ज्यादा ये जो प्रेशर है काम का, क्योंकि आपके रूट्स सैचुरेट हो गए हैं, उसका शायद थोड़ा ज्यादा असर है कि ये जल्दीबाजी में काम करने का एक कल्चर पैदा होता है कि भाई ट्रेनें चलती रहें और मेंटेनेंस की विंडो कम से कम हो। ये एक जो टेंडेंसी है उसका सेफ्टी पे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है, लोको पायलट, गार्ड, एएसएम, ईएसएम्स, इन डेजिग्नेशंस में वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, वरना इसका इम्पैक्ट सेफ्टी पे जरूर पड़ सकता है। जी, क्योंकि मैं वैसे बता दूं, जो एक ये एडमिटेड फैक्ट है रेलवे बोर्ड का, जहां पे वो लोको पायलट के कमी की बात करते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग वर्किंग आवर्स है। खैर, वो एक मैटर ऑफ डिटेल है, जो इंक्वायरी बताई गई है सारी चीजें। एक चीज और जो आपसे समझना था, सरकार बहुत सुंदर ट्रेनें बना रही है। आप द्वारा बनाई हुई वंदे भारत एक्सप्रेस को भाई बहुत सुंदर है, अंदर से बैठने से लगता है कि आप कोई एक दूसरी तरह की ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन के स्टेशन बहुत सुंदर बनाए जा रहे हैं। अब ये हो रहा है कि वो उसका मुकाबला एयरपोर्ट जैसे लगे, और अंदर जिसको बोलते हैं चकचक बहुत है। लेकिन जो मेन, जिसको आप रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, या ये जो ट्रैक है, इस पे क्या उतना ध्यान दिया जा रहा है? क्योंकि सारा ध्यान इस समय है कि बहुत बढ़िया सुंदर हो, लेकिन ट्रैक पे क्या उतना ध्यान दिया जा रहा है? तो मैं दो बात बोलूंगा कि ये जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाई जा रही हैं, अच्छी बात है, अर्निंग्स बढ़ेगी। उस अर्निंग से आप कॉमन मैन के लिए जो ट्रेन है उसको इम्प्रूव करिए, ये भी जरूरी है। स्टेशन अच्छे किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट जैसे बनाने का तो कोई मकसद मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन इम्प्रूव किए जाएं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और सेफ्टी पे पहले से कम काम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि इसमें और ज्यादा फोकस और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये वो एरियाज हैं जिससे कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते किसी को, इसकी विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये थोड़ा शायद इग्नोर हो जाते हैं। और ये जरूरत है कि सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और फोकस हो, और ट्रेन्स अपने पोटेंशियल से चलें, सेफ्टी इंप्रूव हो। मैं ये कहूंगा ये जितना हो रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। जी, मैं एक फिगर, क्योंकि हो सकता है आपके पास वो ना हो, मेरे मतलब मैंने कहीं से फिगर निकाली है। आपको रेलवे छोड़े भी काफी दिन हो गए। एक कैग की रिपोर्ट है जो ये कहती है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष जो था, जिसमें ये कहा गया था कि हर वर्ष हम इसमें 20,000 करोड़ रुपए डालेंगे नए ट्रैक, वो उसमें 79% पैसा कम हुआ है इस समय, जो पैसा जा रहा है। मतलब जो 20,000 करोड़ था वो नहीं आ रहा है, 79% कैग की रिपोर्ट कह रही। तो शायद उस रफ्तार से, जिस रफ्तार से ट्रैक रिनोवेशन होना चाहिए, नए ट्रैक का जो होना चाहिए, या जो कवच और इस तरह की बातें, वो भी इफेक्टेड, प्रभावित, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा होगा। जी, मैंने तो जहां तक सुना है कि ये, जैसा मैं पक्का नहीं कह सकता, ये अपना इस साल के बजट में तो शायद इस कोष में अलॉटमेंट किया ही नहीं गया है। अब इसके पीछे सरकार की ये सोच हो सकती है कि हम भाई और जगह बहुत पैसे लगा रहे हैं और वो भी एक तरह से सेफ्टी को इम्प्रूव करेंगे। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता कुछ, लेकिन आपके सवाल का जवाब तो यही होगा कि ये फोकस्ड सेफ्टी के काम थे जो इस कोष में अलॉट किए जाते थे, और इसमें और ज्यादा अलॉटमेंट होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। जी, मैं एक और चीज आपसे समझ लूं, क्योंकि वो इस कारण से कि रेलवे का वो एक अहम चीज है। ये करीब 70,000 किलोमीटर, मेरी जो नॉलेज है उसके साथ, मोटे तौर पे 70,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स हैं।
और उसमें शायद कोई कहता है 5-4% या 3% ही रेलवे ट्रैक में अभी ये जो कवच की जो सिग्नलिंग की जो ये नई टेक्नोलॉजी है वो लगाई गई है। तो 70,000 करने में तो टाइम लगेगा। तो और ये आपके पास अगर पैसा भी हो तब भी एक किसी, आपको क्या लगता है कितने साल में अगर हमारे पास सारे पैसे भी हो जाएं और हम टेक्नोलॉजी भी हो तो इस 70,000 को कवर करते करते कितने साल लगेंगे? देखिए 70,000 में बहुत से तो जो लेस इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उनको 1 मिनट के लिए अगर छोड़ भी दें तो हाँ, आपकी बात सही है। अभी 1500 किलोमीटर पे ही लगा है। दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई पे काम चल रहा है। और अब कितने साल लगेंगे, कितना स्पीड पकड़ेगा ये काम, ये गेस करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जिस स्पीड से अभी काम हो रहा है उससे ज्यादा स्पीड से होना चाहिए। बीच में इसमें लल भी आया था, ये 2016 से 2021 ये पीछे हो गया था प्रोजेक्ट, जब इंपोर्ट की बात हो रही थी सिग्नलिंग सिस्टम की। पर अब जबकि हमने सोच लिया है कि ये कवच ही लगेगा तो इसमें मुझे लगता है कि और ज्यादा स्पीड से काम होना चाहिए। और साल में अगर ये जो 3500 किलोमीटर का काम चल रहा है ये मेरे ख्याल से 2 या 3 साल से चल रहा है और 1-2 साल और लगेंगे तो ये स्पीड कम से कम इससे तिगुनी की जा सकती है। एग्जीक्यूशन भी पॉसिबल होगा और ये होना चाहिए। जी, मैं सुधांशु जी एक सवाल ये है, आप अगर चाहिएगा तो उसका जवाब मत दीजिएगा। सुहेल सेठ साहब एक हैं, सुहेल सेठ साहब एडवर्टाइजिंग और इन सबके बड़े गुरु माने जाते हैं, अच्छे हैं। उन्होंने कल परसों एक ट्वीट करके उन्होंने बताया कि लालू यादव टाइप का उनका ये कहना, उनका था कि लालू यादव के सिर पे उन्होंने कुछ ठीकरा फोड़ने की कोशिश की और कहा कि इस तरह के लोग, मतलब हंसी उड़ाई है। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लंबा एक सर्विस एक्सपीरियंस रहा और मैंने जिन लोगों से बात किया उनका लालू यादव का एज रेल मिनिस्टर ट्रैक रिकॉर्ड, हम चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज की बात नहीं कर, लोगों ने उनको सराहा है। लेकिन सुहेल सेठ का कहना है कि नहीं ये एक जोकर टाइप आदमी आ गया था, उसने क्या क्या कर दिया। क्या इसमें कहीं लालू यादव का भी कोई कंट्रीब्यूशन है और यू रेट हिम एज अ एवरेज और अबव एवरेज और बिलो एवरेज रेल मिनिस्टर? देखिए रेटिंग तो मैं नहीं दूंगा लेकिन इतना आपको बताना चाहूंगा कि लालू यादव जी के टाइम पे एक ऐसा काम हुआ जिसने थोड़ा रेलवे की अर्निंग को एक नया शेप दे दिया। उन्होंने जो ओवरलोडिंग चल रही थी और सालों से चल रही थी उसको उन्होंने जाना और उसको उन्होंने ऑफिशियल करके जितना ओवरलोडेड पार्ट था उसका पेमेंट लेना शुरू किया। तो एक तरह से जो चीज चल रही थी वही हुई लेकिन रेलवे की अर्निंग्स बहुत बढ़ गई, तो इसमें कोई शक नहीं है। और भाई उन्होंने ये काम किया तभी तो उनको हार्वर्ड बुलाया गया और आपने सुना होगा उनकी इस मॉडल की तारीफ हुई। तो मैं भी उनके चीफ मिनिस्टरशिप और भी जहां रहे उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये एक बड़ा काम किया और इतनी अर्निंग की कि उनको किराया बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी पैसेंजर्स की। बाकी मंत्री लोग उसी जाल में फंसे, वो किराया तो नहीं बढ़ा पाए लेकिन वो रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा पाए। तो लालू यादव जी का रेलवे के लिए ये बड़ा कंट्रीब्यूशन मानूंगा मैं, और बाकी जितनी कंट्रोवर्सी उनके साथ है उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, थैंक सो मच सुधांशु। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि एक फिर से उड़ीसा में एक मालगाड़ी आज फिर डिरेल हुई है। खैर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, हाँ आज फिर से हुई है। और ये कोई, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद जितनी जल्दी हम लोग इसमें चेत जाएं और इसको जितनी जल्दी संभाल लें वो अच्छा है। थैंक यू सो मच सुधांशु फॉर टॉकिंग एंड बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आपने सुन लिया सुधांशु जी की बात, अब जरा मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं। देखिए पहली चीज ये समझ लीजिए कि हादसा हुआ कैसे। किसी भी ट्रेन में आप सुनते हैं ना, अप लाइन डाउन लाइन, 29 अप 30 डाउन, ये सब। तो जो ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से चेन्नई जा रही थी वो अप लाइन पे थी। उसके बाद एक डाउन लाइन उधर से आने वाली, तो जो बेंगलोर से हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन आ रही थी वो डाउन लाइन पे थी। इसके अलावा लूप लाइन, ये लाइन आमने सामने, एक लूप लाइन पे गुड्स ट्रेन थी जो वहां खड़ी हुई थी, मालगाड़ी। अब जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये कह रहा है कि
पहले तो ये समझ लीजिए कि जब ग्रीन, अगर सिग्नल ग्रीन है, इसका मतलब अप लाइन या डाउन लाइन जिस पे भी ट्रेन जा रही है उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, सब कुछ क्लियर है और ड्राइवर को निकल जाना है। लेकिन अगर सिग्नल येलो होता है तो ड्राइवर के लिए ये समझ में आता है कि उसकी जो ट्रेन है वो लूप लाइन पे ली जा रही है। इस केस में, और रेड का मैं बता नहीं, रेड का मतलब तो है ही ऑब्स्ट्रक्शन है, रुक ही जाना है, तो इसलिए नहीं, लेकिन ग्रीन और येलो का ये फर्क समझ लीजिए। शनिवार को जैसा कहा जा रहा है, जब ये ट्रेन आ रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो इंटरलॉकिंग सिस्टम ने सही फ्लैश किया कि जो मेन लाइन है वो खाली है। मेन लाइन खाली भी थी, ग्रीन सिग्नल हो गया। गलती हुई है कि वहां से जो लाइन थी वो बदल गई, वो लूप लाइन पे चला गया। लेकिन यहां पे सिग्नल दिखा रहा था मेन लाइन, और वो कहीं की गलती है। ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पे चली गई ऑन अ ग्रीन सिग्नल, और उसने जाके वो जो खड़ी हुई मालगाड़ी थी उस पे उसको इम्पैक्ट किया। ये जो मालगाड़ी लूप लाइन पे खड़ी थी, ये आयरन ओर लदा हुआ था इसमें, और आयरन ओर लदे होने की वजह से इसका जो डेड वेट था वो इतना ज़्यादा वेट था कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। सारा इम्पैक्ट जो ये रनिंग 130 किलोमीटर के आसपास की जो रनिंग स्पीड थी कोरोमंडल, उस पर इम्पैक्ट आया और इसीलिए इतना बड़ा हादसा हो गया। अब जो होनी को कौन टाल सकता है? उधर से डाउन लाइन पे सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी बेंगलोर की। अगर ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद ये एक्सीडेंट इधर वाला हुआ होता हो लूप लाइन का, तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल गई होती। उसके आखिरी 2 कोच, मतलब जो डैमेज हुआ, आखिरी 2 कोच इस हादसे की वजह से उस पर असर पड़ा है। खैर, ये तो बात हो गई कैसे क्या हुआ। एक और चीज़ समझ लीजिए, दोनों जो लोको पायलट्स थे, एक तो अब इनको, पहले हम लोग ड्राइवर बोलते थे, इंजन ड्राइवर, लेकिन अब ड्राइवर साहब नहीं कहा जाता है, अब इनको पायलट कहा जाता है। तो जो दोनों लोको पायलट थे, इनकी कोई गलती नहीं है, उनको क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि वहाँ उस सेक्शन में जो परमिसिबल लिमिट है वो 130 किलोमीटर है। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की स्पीड पे, और जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी वो 126 किलोमीटर की स्पीड थी, तो इसलिए उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने ग्रीन सिग्नल के हिसाब से चल रहे थे। अब जो मुख्य बात है वो ये है कि ये ह्यूमन एरर है या मशीन एरर है, या मशीन एरर में ही आएगा कि कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कुछ हुआ, जिस पे कुछ लोग कह भी रहे हैं। जो हमारे मंत्री जी हैं उनका अब स्टेटमेंट आ गया, उनके कई तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं वैष्णव जी के। अब उनका स्टेटमेंट जो लेटेस्ट आया है कि उनको रूट कॉज का पता लग गया है। आज एक बड़ी स्टोरी टेलीग्राफ ने की, उसमें बताया गया है मंत्री जी को रूट कॉज का पता लग गया है, और उन्होंने कहा ये पता कर लिया, और जो इस क्रिमिनल एक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। तो रूट कॉज का पता लग गया, और ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसको उन्होंने, उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिया। फिर मंत्री जी ने फिर बताया है कि रेलवे बोर्ड अब सीबीआई इंक्वायरी रिकमेंड कर रहा है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब आपको रूट कॉज पता लग गया है तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपको कल्प्रिट्स के नाम पता लग गए हैं तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? क्या कोई प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या उसको छुपाना चाहते हैं? क्योंकि मामला 200, अगर ये क्रिमिनल एक्ट है जैसा आप इसको कह रहे हैं, तो ये मामला हत्या का है, और ये 275 लोगों की हत्या है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वो फिर सीबीआई इंक्वायरी होगी, फिर वो चलेगा। एक तो इंक्वायरी देख रहे हैं ना एफआईआर के बाद महिला पहलवानों में, कि कितनी इंक्वायरी, कितना टाइम और किस रफ्तार से चलती है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखा दूँ। मंत्री जी जो हमारे जब वहाँ गए हैं, तो ये ज़रा उनका एक वीडियो देख लीजिए। आपको कहीं से लग रहा है कि ये एक इतना बड़ा हादसा हुआ है और मंत्री जी को उसमें कोई दुख है, या ये आपको एक चुनाव के बाद, मतलब चुनावी सभा में जिस तरह के नारे लगाए जाते हैं, किए जाते हैं, वो ज़्यादा लग रहा है? ये आपके विवेक पे मैं छोड़ रहा हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब कुछ सवाल हैं।
पहला सवाल ये कुछ बेसिक सवाल है। रेलवे में एक ज़माने में 18 लाख एम्प्लॉय होते थे, आज 12 लाख हैं। उस 12 लाख में भी करीब 3-3.25 लाख कंट्रैक्चुअल हैं। तो क्या, और रेलवे एडमिटेड है कि रेलवे में 3 लाख वैकेंसीज हैं, वैकेंट हैं इस समय। तो क्या रेलवे अंडर स्टाफ है? इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जिस सेक्शन में ये हुआ है ईस्ट कोस्ट रेलवेज में, वहाँ पे 8,278, ये आज के सारे पेपर्स में इतनी वैकेंसीज हैं। तो अब अगर वैकेंसीज हैं, वो ये कहना कि नहीं वो शायद ऑपरेटिंग उसमें नहीं होगी, वो दूसरी जगहों पे हैं, लेकिन कहीं की भी वैकेंसी अगर ओवरऑल मैन पावर की कमी है तो फ़र्क तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। एक इंडिकेशन इसका एक और है कि एक इंडिकेशन मिला था 8 फरवरी को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ने मैसूर के पास एक बार इसी तरह का हादसा होते होते बचा था। वो रेलवे जो लोको पायलट साहब थे उनकी तुरंत उन्होंने बुद्धि लगाई और वो बच गया था इसी तरह से मालगाड़ी से बचने से। और उस समय साउथ वेस्टर्न रेलवे के जो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर वर्मा साहब थे, उन्होंने आगाह किया था कि ये जो सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम अगर तत्काल इस पर कोई जो सिग्नल का मेंटेनेंस सिस्टम अगर तत्काल इस पर सही नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये अभी फरवरी माह की उनकी रिटन रिपोर्ट है, ये उसमें भी है, आज के टेलीग्राफ की स्टोरी भी है। अब बात ये आती है कौन जिम्मेदार है, झंडा दिखाने वाला या जिसके हाथ में डंडा है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई झंडा दिखाने का काम तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं रेलवे के लिए। लेकिन एक मामला ये भी है कि भाई मंत्री तो जिसके हाथ में डंडा है, दंड, वो दंड तो हमारे वैष्णव साहब के पास है, तो वो जिम्मेदार है। क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, आज ये सारा कुछ आप खुद भी पढ़ सकते हैं टेलीग्राफ में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दिसंबर 2022 में उसने एक और बात, महत्वपूर्ण बात उठाई है। एक होता है CRS, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी चूंकि इंडिपेंडेंट रहे, ये किसी के दबाव में ना आए, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर नहीं आता है, इसको अलग करके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उसका वो है, जिससे इसके ऊपर कोई दबाव ना आए। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि 8 से 10% ही केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए CRS को दिए जाते हैं, बाकी रेलवे खुद ही ठीक कर लेती है। मतलब खुद ही गलती, खुद ही इन्वेस्टिगेशन, खुद ही क्लीन चिट। तो ये एक बड़ा वो है, और ये कैसे और किस लिए हो रहा है, ये इस पे बहुत से प्रश्न उठते हैं। मैं चूंकि इस पे मुझे लगता है कि उस पे इतना नहीं हो पाएगा, मैं 1-2 एपिसोड कोशिश करूंगा कि और करूं। बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्न हैं। रेलवे का जो बजट मेन बजट के साथ मिलाया गया, ये जो कवच योजना थी ये 2016 से 2020 4 साल नहीं हुई। आज 70,000 किलोमीटर में 1500 में केवल वो लगा है, मतलब ये जो सुरक्षा प्रणाली है। बहुत से प्रश्न हैं, कोशिश करूंगा कि आगे इसमें कुछ मैं अलग से कुछ एपिसोड करके आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।